स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि राजस्थान के जितने भी उच्चावच और राजस्थान के जितने भी मैदान वगैरह है तो उन सब का जो कंबाइंड रूप है उसको राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहा जाता है। और उसको और सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि राजस्थान के पूर्व से अगर आप चलना शुरू करते हो पश्चिम की तरफ, या मान लीजिए कि राजस्थान के उत्तर से आप चलना शुरू करते हो दक्षिण की तरफ, तो उस क्रम में आपको बीच में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ दिखाई देगी, कौन कौन से आपको भौतिक आकृतियाँ दिखाई देगी, वो सारे के सारे जो आपके भौतिक स्थलाकृतियाँ वगैरह जो आपके सामने आएगी वो भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। आप मान लीजिए कि आप राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं तो कभी आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए, कभी कभी आपको बिल्कुल प्लेन मैदान दिखाई दिया, कभी आपको यहाँ पर नदियों के द्वारा सिंचित या क्षेत्र दिखाई दिया गया, या फिर कभी आपको यहाँ पर नदियों का जाल दिखाई दिया गया, या फिर कभी आपको यहाँ पर खूब सारी रेतीली मिट्टी जैसा रेगिस्तान दिखाया गया। इसका मतलब जब आप राजस्थान के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ अगर आप पैदल जाओगे तो आपको जो जो स्थलाकृतियाँ दिखाई देगी वो राजस्थान का ही हिस्सा है। और उन स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो इसको कुछ क्रम में बांट के हम देख सकते हैं कि राजस्थान की स्थलाकृतियों को या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। और ये 4 जो भाग है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो इसकी जलवायु और इसके उच्चावच के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। उच्चावच का मतलब कहाँ पर ज़मीन ऊंची है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर रेतीला रेगिस्तान है। तो इस प्रकार राजस्थान को इसके उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को अगर भौतिक प्रदेशों के आधार पर बांटे तो 4 भागों में बांटा जाएगा। और वो राजस्थान के 4 मुख्य भाग है। राजस्थान का विशाल मरुस्थल, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र और राजस्थान का हाड़ौती का पठार। अगर राजस्थान के मरुस्थल की बात करेंगे तो आप राजस्थान के पश्चिम से चलना शुरू कीजिए पूर्व की तरफ। तब जब आप पश्चिम पर खड़े होंगे और पश्चिम से चलना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि एक विशाल रेगिस्तान से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब राजस्थान के पश्चिम में एक विशाल रेगिस्तान आपको मिल रहा है, उसको हमने एक भाग में बांट लिया। उसके आगे जैसे ही आप बढ़ोगे आपको बीच में राजस्थान के बीचों बीच में एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी जो पूरी तरीके से आपका मार्ग अवरुद्ध किए हुए है। कहीं कहीं पर बीच में ये पर्वत श्रृंखला कई भागों में बटी हुई है, बीच में इसके कई जगह पर ये बीच में टुकड़ों में बटी हुई है। इस प्रकार आप देखोगे अरावली पर्वत श्रृंखला कहीं पर सघन, कहीं पर विरल, कहीं पर यह बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कहीं पर कम फैली हुई है। इस प्रकार जब अरावली पर्वतमाला को आप पार करके राजस्थान के पूर्व की तरफ और आगे बढ़ोगे तब आपको यहाँ पर लगभग कुछ एक मैदानी भाग दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि ये मैदानी भाग है, यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं और इस वजह से कुछ मैदानी भाग की तरफ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ोगे तब आप देखोगे जैसे राजस्थान के पूर्व की तरफ जाओगे और दक्षिण पूर्व की तरफ देखोगे तब आपको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का एक एरिया दिखाई देगा जिसको हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। और इस हाड़ौती के क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है पूरा। हाड़ौती का जो पहाड़ी इलाका है, इस हाड़ौती के पहाड़ी इलाके को हाड़ौती का पठार कहा जाता है और इसको भी एक भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राजस्थान को 4 भागों में भौतिक प्रदेशों के इस प्रकार हम देखते हैं राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का पठार। अब आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए अगर इन्हीं 4 भागों को मैं क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उनके जिलों के आधार पर कितने जिलों में ये फैले हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके आधार पर इनका कंपैरिजन करूं तो आप देखोगे कि रेगिस्तान जो है वो 61.11% भाग पर फैला हुआ है, यानी रेगिस्तान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी आप रेगिस्तान में यानी आप राजस्थान के पश्चिम से पूरब की तरफ चलोगे तब आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको क्षेत्रफल पार करना पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि राजस्थान के दूसरे किसी भी क्षेत्र में इतना मुझे चलना नहीं पड़ा है जितना कि मुझे यहाँ रेगिस्तान में चलना पड़ा है।
इसका मतलब राजस्थान में मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 61.11%। उसके बाद आप देखोगे तो जैसे आप अरावली को देखते हो तो एक पर्वत श्रृंखला है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का मात्र 9% भाग घेरे हुए है। क्षेत्रफल के आधार पर ये मात्र कितना 9% भाग घेरे हुए है। उसके बाद आप जब अरावली को पार करके मैदानी इलाके की तरफ जाओगे तब आप देखोगे कि ये मैदानी इलाका जो है अगर उसका प्रतिशत निकालोगे तो मात्र 23% या फिर 23% भाग ये मैदानी क्षेत्र में है। इसके बाद अगर आप देखोगे हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती का पठार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल लिए हुए है और मात्र 7% इसलिए हाड़ौती का पठार है वो क्षेत्रफल लिए हुए है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखते हैं तो प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन ऑक्यूपाई करता है या फिर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा मरुस्थलीय भाग में। किसमें? मरुस्थलीय भाग में। पूछा जाए सबसे कम भौतिक प्रदेश, सबसे कम क्षेत्रफल राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में मिलेगा, तो आपका आंसर रहेगा हाड़ौती का पठार जिसमें मात्र 7% क्षेत्रफल है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के विभिन्न भौतिक प्रदेशों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले अगर मैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल वाले सबसे कम क्षेत्र वाले भौतिक प्रदेश को अगर जमाऊं तो हाड़ौती, और इससे बड़ा जो होगा वो है आपके अरावली का प्रदेश, और अरावली से बड़ा जो प्रदेश है वो आपके मैदानी प्रदेश, और मैदान से बड़ा जो प्रदेश है वो आपके मरुस्थलीय प्रदेश होगा। मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस प्रकार अगर आपको क्षेत्रफल के आधार पर क्रम पूछा जाए या क्षेत्रफल के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में जमाने की बात की जाए भौतिक प्रदेशों को, तो सबसे बड़े मरुस्थल, उसके बाद मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद अरावली और सबसे कम आपके हाड़ौती के पठार हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थल में भी आप देखोगे तो कहीं आपको पहाड़ नहीं दिखाई देंगे, कहीं पठार नहीं दिखाई देंगे, यानी एक रेत वाला एक मैदान सा मैदान दिखाई देगा। और जब आप मैदानी क्षेत्र को भी देखोगे तो एक उपजाऊ मैदान आपको पूरा दिखाई देगा, यानी जो पठार और पहाड़ है वो आपके सबसे पीछे क्षेत्रफल में रहेंगे, और जो मैदान वाले भाग है यानी भले रेतीला मैदान हो या फिर भले वो उपजाऊ मैदान हो, वो दोनों आपके आगे रहेंगे। और उसमें भी रेगिस्तान की रेत सबसे ज्यादा है, इसलिए नंबर 1 पर आपके मरुस्थल रहेगा, नंबर 2 पे आपके मैदानी क्षेत्र रहेगा, नंबर 3 पे अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला को पूरा करने के बाद आप देखोगे तो हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में इस तरीके से आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को ही मैं जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर इनको जमाने की कोशिश करूं या जनसंख्या के आधार पर इनका कंपैरिजन या तुलना करने की कोशिश करूं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, जहां पर बहुत अच्छे रहने की कंडीशन होगी वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा रहने की कंडीशन फेवरेबल कहाँ होती है? जहां पर मैदानी क्षेत्र हो, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए, जहां पर खेतीबाड़ी अच्छी तरीके से हो जाए। तो अगर इस रूप में देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मैं जनसंख्या के आधार पर तुलना करने की कोशिश करूं तो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया कि जहां पर फेवरेबल कंडीशन होगी रहने की, वहीं पर लोग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो अगर इस रूप में देखें तो जहां पर मैदान होगा, जहां पर पानी की व्यवस्था ज्यादा होगी और जहां पर खेतीबाड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है, वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। अगर इस तरीके से देखें तो मैदानी जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहां पर लोग अधिक रह रहे हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में बहुत ज्यादा है, 61%। तो इसका मतलब एक बड़े भूभाग को हम मरुस्थल के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो उसमें लोग भी अगर वहां पर भले ही थोड़े थोड़े ही दूर दूर ही रह रहे होंगे, लेकिन एक जनसंख्या तो होगी। लेकिन अगर आप उस क्षेत्रफल के आधार पर उस जनसंख्या को देखोगे तो वो बहुत कम देखी जाएगी। आप देखिए 61% मरुस्थल है, लेकिन जनसंख्या मात्र कितनी है? 40%। इस प्रकार अगर आप मैदानी क्षेत्रों को देखोगे तो 23% मैदान है, लेकिन 39% यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो वो आपके फर्स्ट नंबर पर क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? मैदानी क्षेत्र। तीसरे नंबर पर आपके क्या आने वाले हैं? हाड़ौती प्रदेश। और चौथे नंबर पर क्या आने वाले हैं? अरावली प्रदेश। ठीक है। अब आप यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर देखते हो
तो भी आपको प्रथम स्थान पर मरुस्थलीय प्रदेश मिलेगा। अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर देखते हो तो भी आपको प्रथम स्थान पर मरुस्थलीय प्रदेश मिलेगा। लेकिन अगर आप जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखोगे तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पर जो भौतिक प्रदेश है वो आपके मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। तो जनसंख्या अगर घनत्व की बात की जाए तो नंबर 1 पर मैदानी क्षेत्र आएगा, और मात्र जनसंख्या की बात की जाए तो नंबर 1 पे कौन आएगा? मरुस्थल आएगा। इस प्रकार आगे अगर मैं यहाँ पर जिलों की बात करूं कि भाई ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो कितने कितने जिलों में फैले हुए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूँ तो 12 जिले कौन से? मरुस्थलीय क्षेत्र के 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के 12 जिले, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जो मरुस्थल है वो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। इसी प्रकार अगर आप अरावली प्रदेश को देखोगे राजस्थान के तो वो 13 जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार अगर आप राजस्थान के मैदानी क्षेत्र को देखोगे तो वो मात्र 10 जिलों में फैले हुए हैं। अगर आप राजस्थान के हाड़ौती पठार को देखोगे तो हाड़ौती का पठार आपके 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने? 7 जिलों में फैला हुआ है। हाड़ौती के पठार में जो 7 जिले हैं वो 7 जिलों में से 4 जिले तो हाड़ौती के ही है, और हाड़ौती के वो 4 जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और इसके जो नेक्स्ट 3 जिले हैं वो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा है। तो इस प्रकार अगर हाड़ौती के पठार को देखें हम नक्शे में तो आप देखोगे कि हाड़ौती का पठार या फिर हाड़ौती के पठार का जो क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। तो चलिए साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के जिलों के बारे में आपको बताया। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के जिले, अगर आप मरुस्थलीय जिलों को देखोगे तो मरुस्थल में कितने जिलों को रखा गया है? मरुस्थलीय भाग में राजस्थान के 12 जिलों को रखा गया। कितने? 12 जिलों को। और यहाँ पर मरुस्थलीय भाग को मैंने येलो कलर से आपके सामने रखा है। इसको आप देखिए तो जो भी आपके बिल्कुल यहाँ जो अरावली पर्वतमाला बीचों बीच है, इसके पश्चिम वाले जितने भी जिले हैं उनको मरुस्थलीय जिले कहा गया है। और वो मरुस्थलीय जिले शुरू होते हैं आपके पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, और इनसे पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ जो भी जिले हैं वो सारे के सारे मरुस्थलीय जिले हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इस पाली के नीचे सिरोही है तो क्या ये मरुस्थलीय में काउंट नहीं हो रहा है? इसकी भौतिक स्थिति के आधार पर इसको मरुस्थलीय जिला नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो सिरोही है वो थोड़ा पहाड़ी इलाके होने के कारण थोड़ा ऊपर उठाव भी हुआ है, और इसमें अगर आप देखोगे तो वनों की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर मरुस्थलीय मतलब मरुस्थलीकरण नहीं हुआ है और मरुस्थल का विस्तार इस जिले में नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अरावली के पश्चिम की तरफ अगर आप देखोगे तो अरावली के पश्चिम की तरफ आपको 13 जिले दिखाई देंगे। अरावली के पश्चिम की तरफ कितने जिले दिखाई देंगे? 13 जिले। और इन अरावली के पश्चिम की तरफ जो 13 जिले हैं उस 13 जिलों में से मात्र 12 जिलों में मरुस्थलीकरण हुआ है, या फिर मात्र 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले कहा जाता है। तो 13 जिलों में से कौन से जिलों को छोड़ा जा रहा है? सिरोही जिले को छोड़ा जा रहा है। अब अगर इसके आगे मैं आपको बताऊं कि हाड़ौती के पठार के बारे में हमने देखा था कि हाड़ौती का पठार कितने जिलों में फैला हुआ है, तो हाड़ौती का पठार 7 जिलों में फैला हुआ है। 7 जिलों में तो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती शब्द से आपको पता चल गया होगा कि 4 जिले तो इसमें हाड़ौती वाले ही होंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इस प्रकार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उसके साथ में इससे टच होते हुए 3 जिलों को और रखा गया है। और वो कौन से हैं? देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? हाड़ौती वाला क्षेत्र। लेकिन इसके साथ में हाड़ौती पठार भीलवाड़ा में भी है। इस प्रकार हाड़ौती को पठार आपके चित्तौड़गढ़ में भी है और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ में भी है। तो अगर हाड़ौती के पठार को कहा जाए राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है तो वो 7 जिलों में विस्तृत है। और आप इसको नक्शे से भी याद रखोगे, 4 जिले तो राजस्थान के हाड़ौती के जिले, हाड़ौती प्रदेश के जिले, और 3 जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। नेक्स्ट इसके आगे अगर आपके मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में आपके कितने जिले रखे गए थे? 10 जिले रखे। चलिए इसके आगे हम देखें तो राजस्थान के जो आपके अरावली क्षेत्र है उसमें 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो अरावली 13 जिलों में विभिन्न भागों में फैली हुई है। इसमें से मुख्यतः 7 जिलों को ही अरावली का मुख्य मतलब क्षेत्र माना जाता है। 7 जिले अरावली के मुख्य जिले हैं। इस प्रकार अगर मैदानी क्षेत्रों को देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 10 जिलों में फैला हुआ है, जिसको आगे हम थोड़ा विस्तृत में देखेंगे। अरावली
और मैदानी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं और जितने भी इनके बीच में जो कंडीशन है उसको आगे हम टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके आगे देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं मरुस्थल की बात करूं तो वहां पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। अगर मैं अरावली की बात करूं तो अरावली में वनीय पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूरे के पूरे जो पर्वत यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास में या इसके ऊपर जो पर्वत पर जो वनस्पति पाई जाती है वैसी वनस्पति इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है वो वनीय या पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के आसपास में कई प्रकार के वनों का विस्तार हो रखा है। इस प्रकार उन वनों के विस्तार के कारण यहाँ पर जो मिट्टी है उसको वनीय मिट्टी भी कहा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से भरपूर है। यहाँ पर नदियों के द्वारा जो मिट्टी है वो लाके फैलाई गई है, इसलिए इसको जलोढ़ मृदा कहा गया है। और इन जलोढ़ मृदा में अच्छी उपजाऊ क्षमता होने के कारण यहाँ पर एक अच्छी खेतीबाड़ी की अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। नेक्स्ट आप देखोगे हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी जो है वो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है उनके अपक्षय के कारण जो मिट्टी बनती है उसको काली मिट्टी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार जो है वो दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है और दक्कन का पठार जो है वो लावा निर्मित है। और जो भी लावा निर्मित चट्टानें होती है वो जब भविष्य में कालांतर में धीरे धीरे अपक्षय के कारण टूटकर मिट्टी में परिवर्तित होती है तो उनसे जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहते हैं। और ये काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो आप देखोगे हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली जो मिट्टी है हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट राजस्थान के जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश है उन मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो है आपके उत्तर पश्चिम मरुस्थल। क्या है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल। अगर मैं बात करूं राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल की तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पहली ही लाइन में यहाँ पर सामने है आपके कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है अगर उसको कहा जाए कि भाई वह किसका हिस्सा है, अगर भौतिक दृष्टि से उसको देखा जाए तो वह किसका हिस्सा है? वह तैतीस सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का। अब देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तैतीस सागर के बारे में तो प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पूरे के पूरे इस पृथ्वी पर जो भूखंड था, जो स्थलीय भूखंड था वो एक साथ जुड़ा हुआ था और इसके चारों ओर जो जल राशि थी वो पूरा एक समुद्र के रूप में या एक जल राशि थी। इस जल राशि को और इस जो आपके जो पूरा स्थलीय खंड था उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो ये जो जल राशि थी इसको, इस जल राशि को पैथलांसा सागर का नाम दिया गया। और जो ये संपूर्ण जो भूखंड था इस एक भूखंड को पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। भूगोलविद ये कहते हैं कि कालांतर में ये पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में। और इसका जो ऊपर का भाग है और जो नीचे का भाग है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जो ऊपर का भाग है उसको अंगारा लैंड, क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और जो नीचे का भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है इसके बीच में जो जल राशि इकट्ठी हो गई उस जल राशि को तैतीस सागर कहा गया। क्या कहा गया साथियों? तैतीस सागर। और आज राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों को इन्हीं गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर के अवशेष माना जाता है। राजस्थान और भारत के कई भौतिक प्रदेशों को गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का हिस्सा माना गया है। इसमें से जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसे तैतीस सागर का हिस्सा माना गया है। किसका? तैतीस सागर का। इसी प्रकार राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र है, कौन से? मैदानी क्षेत्र, यानी जो मैदानी क्षेत्र है, मैदान और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इन दोनों को किसका हिस्सा माना गया है? तैतीस सागर का हिस्सा माना गया है। तो आपके अगर ये प्रश्न आए, बताइए कि राजस्थान के जो मैदानी भाग है वो
किसका अवशेष है या किसके भाग है, तो वो किसके है, तैतीस सागर के भाग है। इसी प्रकार आपके अगर ये प्रश्न आ जाए राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और अरावली और हाड़ौती पठार, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार ये दोनों किसके भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड के भाग है। किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग है। तो इस प्रकार हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पे विचार विमर्श किया यहाँ पर, और वो ये है कि राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र है वो दोनों तैतीस सागर के हिस्से है, और जो अरावली पर्वतमाला और जो हाड़ौती का पठार है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से है। वो किसके हिस्से है, गोंडवाना लैंड के हिस्से है। अब ये वाला डाटा आप इसी समय इसी स्लाइड से कंठस्थ कर दीजिएगा कि जो तैतीस सागर है उसके कौन से राजस्थान में दो पार्ट है, और जो गोंडवाना लैंड है उसके कौन से राजस्थान में दो पार्ट है। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट और मुख्य डाटा है आपके लिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा कालक्रम के हिसाब से जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके बारे में कहा गया है कि भाई इसका काल कौन सा है, तो टर्शियरी काल, और कौन सा युग है, प्लास्टोसिन युग। अगर इसके आगे राजस्थान के ढाल की बात की जाए, ये इससे पहले हमने क्या पढ़ा, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके निर्माण की बात पढ़ी हमने, और वो हमने देखा कि इसका जो निर्माण है वो तैतीस सागर से हुआ है, और इसका जो काल था वो टर्सरी काल है, और कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है, प्लास्टोसिन युग में। अगर इसके आगे हम राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के ढाल के बारे में देखें, तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके ढाल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बताया गया है। कहां से कहां बताया गया है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी ये आपके उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा, और इधर से आपके दक्षिण पश्चिम की तरफ ये पश्चिम और ये दक्षिण की तरफ, यानी जो राजस्थान के जो मरुस्थल का ढाल है वो आपके किस तरफ है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो सिर्फ एक एरो से याद रखिएगा कि जब भी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के ढाल की बात पूछी जाए तो आपको इस तरीके से एरो याद रखना है, और वो एरो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि राजस्थान का जो ढाल है वो 7 बजे हमको ज्ञात होगा। कितने बजे ज्ञात होगा, 7 बजे ज्ञात होगा। यानी राजस्थान के ढाल के लिए आपको घड़ी के 7 बजे का काटा समझना है, और 7 बजे का काटा इस प्रकार होता है। तो आपने देखा कि 7 बजे क्या है, ये इस तरीके से घड़ी का काटा होता है, तो इधर आपके दक्षिण है और इधर क्या है, आपके पश्चिम है। और ये एरो बता रहा है इसका ढाल किस तरफ से, ये आपके पूर्व से और उत्तर, यानी उत्तर पूर्व से लेकर किस तरफ है, आपके दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसी प्रकार राजस्थान के, अब देखिए नेक्स्ट हम राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, जो यह विशाल मरुस्थल है, उस विशाल मरुस्थल के विस्तार के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है साथियों। कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई है आपके 300 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है 200 से 300 मीटर है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको राजस्थान के मरुस्थल के बारे में थोड़े से विस्तार पर समझाऊं तो आप इसकी लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक देखोगे वो 640 किलोमीटर है। इसी प्रकार राजस्थान की जो मरुस्थल की चौड़ाई है उसको आप देखोगे तो वो मात्र कितनी है, 300 किलोमीटर। और अगर इसके ढाल की बात की जाए तो ये ढाल आपको कितना है, समुद्र तल, और इसकी जब ऊंचाई की बात की जाए तो वो ऊंचाई आपको इस समुद्र तल से इसकी कितनी दिखाई देगी, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई मापी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखो राजस्थान के मरुस्थल के बारे में ही, तो आपने इसके निर्माण के बारे में पढ़ लिया, ढाल के बारे में समझ लिया, इसके विस्तार के डाटा को देख लिया। अब राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके क्षेत्रफल के बारे में समझिए। अब देखिए इसके क्षेत्रफल के बारे में देखिए, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको मिलेगा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भी मैं इसको कह सकता हूं। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय जो क्षेत्रफल है वो कितना है, मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को देखते हैं, तो वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उस पर हम पूरी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है सबसे पहले यह मरुस्थल भारत के 85% भाग पर फैला हुआ है।
अगर इसको मैं इंडिया में इस मरुस्थल का कंपैरिजन करूं तो कितना है, 85% भाग इस मरुस्थल का कहां पर है, भारत में फैला हुआ है, और मात्र 15% भाग है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसके बाद अगर आप देखो तो इस मरुस्थल के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है कि यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। कैसा है, जितने भी विश्व में मरुस्थल है उन मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल में, ठीक है, या फिर उत्तर पश्चिमी विशाल मरुस्थल में पाई जाती है। और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी। यहाँ पर सर्वाधिक पशुओं भी है और इसलिए इसको सर्वाधिक पशुओं वाला मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाधिक पशुओं वाला मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में ही जो मरुस्थल के भाग है उसमें एक विशेष स्थलाकृति है जिसको हमादा कहा गया है। और ये हमादा क्या है, रेत के साथ चट्टानों का अवशेष, यानी जो मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का उसमें जो पथरीला मरुस्थल है, जहां पर मरुस्थल की रेत के साथ साथ थोड़े पत्थर वाली जो जमीन है, जो कंक्रीट वाली जमीन है वो भी है, पथरीली जमीन है, और पथरीली जमीनों वाला जो रेगिस्तान है उसको क्या कहा गया है, हमादा कहा गया है। इस प्रकार आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है, इर्ग। क्या लिखा हुआ है साथियों, इर्ग। इस इर्ग का मतलब क्या है, इस इर्ग का मतलब है रेत ही रेत, यानी रेगिस्तान का वह भाग जहां पर खूब सारी आपको रेत ही रेत मिलेगी, और इतनी सारी रेत मिलेगी कि वास्तव में आपको वहां पर मरुस्थल का एहसास होगा। तो उस वाले भाग को कहा जाता है इर्ग। क्या कहा जाता है, इर्ग। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक नई टर्म है जिसको कहा जाता है रेग। क्या है, रेग। इस रेग का मतलब होता है रेत के साथ कंकर, ठीक है ना, और इसका जो विस्तार है वो जैसलमेर के रुद्रवा से लेकर रामगढ़ क्षेत्र के बीच में है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने यहाँ पर आ गई है कि रेग क्या है। इस प्रकार अगर आप देखोगे कि रेग क्या है, इर्ग क्या है, हम्मादा क्या है, तो मैंने बताया जो पथरीला मरुस्थल है, यानी जहां पर पत्थर है और उसके साथ रेत भी है, जो पथरीला मरुस्थल है उसको हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पथरीला मरुस्थल। रेगिस्तान में जो पथरीला मरुस्थल है उसको कहा जाता है हम्मादा। इसी प्रकार जो रेगिस्तान में पूरा का पूरा रेत के टीलों वाला भाग है, कौन सा, रेत के टीलों वाला भाग जहां पर रेत ही रेत है, उसको क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इर्ग कहा जाता है। और इसी प्रकार रेगिस्तान में जहां पर रेत भी है उसके साथ कुछ कंकड़ भी है और थोड़े से पत्थर भी है, ठीक है, तो कंकर, रेत, पत्थर, ये इस तरीके से मिक्स जो जमीन है इसको क्या कहा गया है, रेग कहा गया है। क्या कहा गया है, रेग कहा गया है। इस प्रकार हमको रेगिस्तान के अंदर जाने पर कुछ रेगिस्तान की विशेष स्थलाकृतियां दिखती है जिसमें कि हमादा, इर्ग और रेग है। इनके बारे में हमको जानना आवश्यक है। और इसमें भी रेग को अगर आप देखोगे तो ये रेग जो है आपको जैसलमेर से रुद्रवा, जैसलमेर के रुद्रवा से लेकर रामगढ़ के क्षेत्र के बीच में मिलेगी। तो अगर रेग के बारे में पूछा जाए कि रेग जो मरुस्थलीय स्थलाकृति है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ पर है, तो वो है आपके जैसलमेर के रुद्रवार से लेकर रामगढ़ क्षेत्र के बीच में है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो महान अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग भी माना जाता है इसको। किसका, जो महान मरुस्थलीय जो अफ्रीकी मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग इसको माना गया है कि ये जो थार का मरुस्थल है वो महान अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग का ही हिस्सा है। यानी इस प्रकार राजस्थान के थार के मरुस्थल का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, अफ्रीकी मरुस्थल से किया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में इस रेगिस्तान को क्या कहा जाता है या थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है चैलिस्तान। क्या है साथियों, चैलिस्तान। तो पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, चैलिस्तान कहा जाता है। तो देखिए मैंने बताया पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, चेलिस्तान या चौलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो राजस्थान के श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, हनुमानगढ़ में इसे थली या थाली नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार मैं कहूँ कि भाई राजेश इसको थली कहाँ पर कहा जाता है, तो राजस्थान के श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र है वहां पर
मरुस्थल का कुछ उठा हुआ भाग है, जो ऊपर उठा हुआ मरुस्थल का कुछ भाग है, उसको थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। तो इसको हमने पीछे वाली क्लासों में भी पढ़ा था कि थली शब्द क्या है। तो थली शब्द वो है कि मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, उसको थली कहा जाता है। और मुख्यतः यह बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो भारत में यह मरुस्थल कहाँ कहाँ पर विस्तृत है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में यह विस्तृत है। अगर आप इंडिया का नक्शा देखोगे तो इस इंडिया के नक्शे में जो यहाँ पर रेगिस्तान का जो हिस्सा है महान मरुस्थल का, वो कहाँ कहाँ पर फैला है? अगर आप देखोगे तो ये गुजरात में हिस्सा है इसका, उसके बाद आप देखोगे राजस्थान में है, और यहाँ पर आपके क्या है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पर है? यहाँ पर हरियाणा में भी। तो ये चार राज्य है, और वो चार राज्य कौन कौन से इंडिया के? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इनमें जो मरुस्थल फैला हुआ है वो पूरा का पूरा मरुस्थल 85% है। कितना है? 85%। यानी अगर थार के मरुस्थल को 100% माना जाए तो उसमें से 15% ये पाकिस्तान में है और 85% वह इंडिया में है। उस इंडिया में इसको थार का मरुस्थल इसको कहा जाता है। वैसे ही जो 15% भाग पाकिस्तान में है इसको चौलिस्तान या चलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौलिस्तान या चलिस्तान। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में थोड़े से विस्तार से हम जानकारी हासिल करें तो ये राजस्थान के कितने? 12 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में? 12 जिलों में विस्तृत है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम की ओर जो जिले हैं वो टोटल कितने हैं? तो वो पश्चिम की ओर टोटल 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? टोटल 13 जिले हैं। अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ जो जिले हैं उनको पश्चिमी राजस्थान के जिले कहा जाता है, और उनकी संख्या 13 है। उन 13 जिलों में से मात्र एक जिले को बाहर निकाल दे, सिरोही जिले को, और उस सिरोही जिले को इसमें अगर काउंट न किया जाए तो पीछे बचते हैं 12 जिले, और राजस्थान के मरुस्थलीय जिले 12 उनको काउंट किया जाता है सिरोही को छोड़कर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं, या राजस्थान का उत्तर पश्चिमी विशाल मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ आपको देखना है, और जितने भी जिले हैं वो सारे इसमें सिर्फ और सिर्फ सिरोही को छोड़ के। अब आप कहोगे सर इन 12 जिलों का नाम किस तरीके से याद रखा जाए? तो 12 जिलों को याद रखने की बजाय मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें राजस्थान के मैप को किस तरीके से भरा जाए, किस तरीके से समझा जाए, कौन कौन से जिले कहाँ पे है, उसको आप वापस देखिएगा, समझिएगा। और उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर राजस्थान के यहाँ पर मैं बीचों बीच में देखूं तो देखिए सारे जिले मान लीजिए कि एक सीधी लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लाइन। और यहीं पर मैं क्या मान लेता हूँ? अरावली पर्वतमाला। और इसके पश्चिम की तरफ जितने भी जिले हैं, और उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि भाई सीधी रेखा के इस तरफ जितने जिले हैं उनके बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना के बताया था कि श्री हनुमान जी चले बीकानेर, और इससे मैंने बताया था हनुमानगढ़, ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, और उसके साथ साथ जय बोलो जोधा की ये भी बताया था पर जोर से। और इस प्रकार ये सारे जिले इसमें बताए थे, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही। और उसके बाद यहाँ से आपको देखना था नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जिले अगर आप मैप सही ढंग से देखोगे तो आपके दिमाग में कंठस्थ होंगे। और उसके बाद मैं कहूँ कि अरावली का जिला इनमें से कौन सा नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 जिले इसमें से लूं और एक जिला कहीं इधर से ले लूं तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर इस अरावली पर्वतमाला के इस तरफ सिर्फ सिरोही को छोड़ा जाएगा, बाकी सारे जो भी जिले हैं वो मरुस्थलीय जिले हैं। तो सिर्फ सिरोही को छोड़ने के बाद जितने भी जिले बचते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, ये सारे के सारे जिले क्या है? मरुस्थलीय जिले हैं। आपके प्रश्न पूछा जाए बताइए निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसलमेर, नेक्स्ट लिख दिया सीकर, नेक्स्ट लिख दिया नागौर, और नेक्स्ट लिख दिया राजसमंद। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो जिले हैं अरावली के पश्चिम की तरफ है, तो ये जिले सारे मरुस्थलीय जिले हैं, और जो ये राजसमंद है वो अरावली के पूर्व की तरफ है। तो इस प्रकार इस, या फिर मैं कहूँ कि अरावली पर्वतमाला राजसमंद में भी पूरी तरीके से विस्तृत है।
और अरावली पर्वतमाला के इस तरफ जो पश्चिम की तरफ जिले हैं वो है आपके जैसलमेर, सीकर, नागौर। तो इस प्रकार आपका आंसर रहेगा राजसमंद और जैसलमेर, सीकर, नागौर, ये क्या है, पश्चिमी महान मरुस्थल के हिस्से है। ये एक पूरा नक्शा आपके सामने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं वो किस तरीके से याद रख सकते हैं। आप इस नक्शे को ड्रॉ करिएगा या फिर आपके पास आप एक नक्शे को लेके बैठिएगा और उसमें इस तरीके से जो जिले हैं उनको थोड़ा सा शैडो या लाइन खींच के देखिएगा और सिर्फ सिरोही को इसमें से छोड़ना है, बाकी सारे मरुस्थलीय जिले 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में कंठस्थ बैठ जाएंगे। साथियों आगे देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का जो विभाजन है उसको हमको यहाँ पर समझना है कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसको किस तरीके से हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं राजस्थान में मरुस्थलीय जो जिले हैं उनको देखूं तो वो मरुस्थलीय जिले कितने हैं, आपके 12 जिले हैं। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम की तरफ जो भी जिले हैं उनको मरुस्थलीय जिले माना जाता है, लेकिन ये सारे के सारे पूरे के पूरे संपूर्ण रूप से मरुस्थलीय नहीं है। अगर मैं इन सारे जिलों में देखूं या इस पूरे क्षेत्र को देखूं तो इसको 2 भागों में बांट सकता हूं। एक तो संपूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थल और एक ऐसे भाग जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसके लिए अगर मैं कहूं तो आपको एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को समझना होगा और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के जो मरुस्थलीय उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है इसके बीच से मानी जाती है। और इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो पश्चिम की तरफ का जो हिस्सा है उसको शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शुष्क मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो मध्य का भाग है मरुस्थल का उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में इसको विभाजित करती है। और ये 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके जो पश्चिम का भाग है उसको शुष्क मरुस्थल कहा गया है। क्या कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और इसके जो पूर्व का भाग है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। इसका जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो पूर्व का भाग है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का माना जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, चूरू और जोधपुर का कुछ हिस्सा, ये वाले जो हिस्से हैं वो इसमें आएंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और संपूर्ण रूप से जो शुष्क मरुस्थल है उसमें आप देखोगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कुछ हिस्सा, और ये इस प्रकार आप देखोगे गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ हिस्से। तो ये इस प्रकार आप इसको रेगिस्तान को कुछ 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक भाग जो है वो शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा। इसी प्रकार शुष्क मरुस्थल को जो एक अन्य नाम दिया गया है वो राठी प्रदेश भी कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शुष्क मरुस्थल है इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है और उस दूसरे नाम से इसको कहा जाता है राठी प्रदेश। क्या कहते हैं साथियों, राठी प्रदेश। अगर इसके आगे मैं देखूं अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को एक अन्य नाम दिया गया है और इसको एक अन्य प्रदेश कहा जाता है, इसको कहते हैं बांगड़ प्रदेश। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। तो अगर आपको कहा जाए कि बांगड़ प्रदेश, तो ये बांगड़ प्रदेश जो है वो किसके लिए शब्द है, अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए। अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है वो कौन सी वर्षा रेखाओं के बीच में है, तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के जो मध्य का भाग है शुष्क मरुस्थल, जो मरुस्थल का बीच का भाग है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच का भाग है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल। और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व पश्चिम की तरफ का जो भाग है उसको शुष्क मरुस्थल कहा गया है। इसी शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहते हैं और इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अगर आगे देखोगे तो इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, वो है आपके अरावली पर्वतमाला से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग होता है। यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अगर मैं कहूं कि ये अर्ध शुष्क मरुस्थल राजस्थान के अन्य भाग से अरावली पर्वतमाला से और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से क्या होता है, अलग होता है। यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का जो भाग है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसके आगे आप देखोगे तो जो शुष्क मरुस्थल है उसको 2 भागों में और बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग क्या है, एक तो है आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरे है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अब यहाँ पर बहुत ही मेन इंपोर्टेंट डाटा आपके सामने है कि जो शुष्क मरुस्थल है, मैं कौन से मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा मरुस्थल का है मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
ये वाला जो हिस्सा मरुस्थल का है, और ये जो मरुस्थल का हिस्सा है उसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। और इस जो शुष्क मरुस्थल है उसको दो भागों में पुनः बांट के पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक भाग है इसका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और दूसरा भाग है इसका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां पर खूब सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसको कहते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और ऐसा कुछ क्षेत्र इस पूरे मरुस्थल में है, शुष्क मरुस्थल में, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसको बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। अगर परसेंटेज में देखें तो यह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5% क्षेत्र पर फैला हुआ है, और यह पथरीले मरुस्थल का भाग है। और इस पथरीले मरुस्थल को मैंने बताया था क्या कहते हैं, हममादा कहते हैं। अगर इसी प्रकार बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की बात की जाए तो वो 58.5% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और जो पथरीला रेगिस्तान पाया जाता है, जहां पर रेत और रेत के साथ पथरीली भूमि है, और इस प्रकार जो वहां पर जो स्थलाकृति बन रही है उसको हममादा कह रहे हैं। तो ये वाला जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितने भाग में फैला हुआ है, 41.5% भाग पर फैला हुआ है। और यह जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के बीच पाया जाता है। तो मेन इंपोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका जैसलमेर, ये रहा आपका बाड़मेर, और ये रहा आपका जोधपुर। इन तीनों के बीच में एक भाग है, इन तीनों के बीच का जो भाग है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन तीनों का, और यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है। कौन सा, कैसा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। और इस पथरीले मरुस्थल को क्या कहा गया है, हममादा कहा जाता है, और इसको बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 41.5% भाग पर है। कितने, 41.5% भाग पर। दूसरा जो शुष्क मरुस्थल है उसका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो 58.5% भाग पर है, यानी जो बाकी बचा हुआ 58.5% भाग जो है, बाकी जो शेष बचा हुआ उसको बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं। तो बहुत ही मेन इंपोर्टेंट यहाँ पर डाटा आपके सामने उभर कर आया है कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 41.5% भाग पर। राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जैसलमेर के रामगढ़, लोधरावा और पोखरण का जो एरिया है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। इसी प्रकार बाड़मेर में भी कुछ हिस्सा है, और जोधपुर का जो फलौदी का हिस्सा है वो भी आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में चर्चा की, और इस पूरी स्लाइड में आपको ये पता चला कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। दूसरा ये पता चला 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग है उसको क्या कहा गया है, शुष्क मरुस्थल। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व का जो भाग है उसको क्या कहा गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है वो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है, या फिर 25 सेंटीमीटर और अरावली पर्वतमाला के बीच का हिस्सा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इनके दो अन्य नाम भी है, और वो दो अन्य नाम क्या है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार इस जो शुष्क मरुस्थल है इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। अब बात मैंने आगे की इस राठी प्रदेश की या जो शुष्क मरुस्थल है उसकी, तो ये जो शुष्क मरुस्थल है वापस दो भागों में बांटा गया है, और वो कौन सा, एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र किसको कहा गया, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 41.5%। एक ऐसा भाग जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं या भरपूर रूप से पाए जाते हैं वो कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। वो कितना है, 58.5%। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो राजस्थान में कौन से भागों में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो बीच का हिस्सा है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। ओके, चलिए।